जय हिंद दोस्तों। आज हम 18 दिसंबर 2024 विजन एंड न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बेस से आज के हमारे ये क्वेश्चन रहेंगे। ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू है हमारा, ठीक है। ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन और कल जो हमने आपको क्वेश्चन दिए थे ये उसके आंसर है। देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन था कि भाई मियावाकी मेथड जो है वो किसके रिलेटेड है। तो हमने बहुत इजी डिस्कस किया था कि भाई ये क्या करता है। तो अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करता है, दैट्स इट। कि छोटे से एकदम छोटा सा कोई लैंड पार्सल एरिया है, वहां पे आपको डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करना है। उसमें आप छोटे छोटे श्रब्स भी उगा देते हो, बड़े बड़े झाड़ भी डालते हो, तो सब एकदम डेंस करना है, दैट्स इट। तो दूसरा जो मेंस बेस्ड क्वेश्चन था ये उसका आंसर है। इसको जो ग्रुप में अपलोड किया था आकांक्षा ने, उसको ही हमने ले लिया है और इसी को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छा आंसर है। सबसे पहले तो उसी को हम प्रेज करते हैं और अब डिस्कस करते हैं क्या था। सबसे पहले पूछा क्या गया था कि डिस्कस करना है हमें। डिस्कस, ठीक है, कि कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो कि इनहिबिट करते हैं, मतलब कि रोकते हैं इंडिया को टू इनेक्ट यूसीसी। ठीक है, यूसीसी कौन सा, जो हमें बताया गया है डीपीएसपी के अंदर। ओके, तो सबसे पहला तो हमारे क्या इंट्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है। एक, यूसीसी क्या है, उसका मतलब क्या है। दूसरा, हम बता सकते हैं कि डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में यूसीसी को बात की गई है। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में क्या हम बताएंगे कि सिर्फ यूसीसी क्या है। हमने अच्छे से कल बात करके रखी है तो आपको पता ही होगा। उसकी डेफिनेशन लिख दी, जहाँ जैसे यहाँ पे लिखी हुई है यूसीसी मीन्स। अभी देखो, छोटी छोटी यहाँ पे हम गलतियां भी हाईलाइट करेंगे ताकि पता भी चल जाए और हम खुद भी सीख ले, ठीक है। क्या लिखा है, यूसीसी मीन्स कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज दैट एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजन। देखो यहाँ पे ना सिर्फ हम रिलीजन की बात नहीं करते हैं, एवरीवन की बात करते हैं कि रिलीजन भी कोई हो, सेक्ट भी कोई भी हो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब अंडरलाइन कर रहे हो ना, तो यूसीसी को अंडरलाइन मत करो, वो तो पता ही है भाई। अंडरलाइन किसको करो, जो आपका आंसर है, मतलब कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज, इसको अंडरलाइन करना था, ठीक है। और अभी डीपीएसपी में कहाँ पे दी गया है, तो आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी। तो आर्टिकल 44 को भी ऐसे ब्रेकआउट में, ब्रैकेट में डाल दो तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन फाइन है, ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन है, बट अंडरलाइन ऐसे हम कर सकते थे। अभी देखो थोड़ा सा ना यूसीसी को डिस्कस भी किया है कि सिविल लॉज में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि मैरिज हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। तो ये अच्छी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे एसेट्रा लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूपीएससी ने खुद बोला गया है कि आप भाई हो सके ना उतना ये शॉर्ट वर्ड होता है ना, उसको यूज मत करो। अगर उन्होंने खुद बोला है तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा हो गया, बहुत अच्छा लिखा था। फिर आगे देखो, और एक चीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं बिफोर राइटिंग। जो चैलेंजेस हमें बोले हैं इनहिबिट करता है, उससे पहले कुछ लिख सकते हैं कि भाई यूसीसी। देखो यहाँ पे बोला क्या है कि भाई डीपीएसपी में जो बोला गया है, ठीक है, उसको हमें लिखना था। तो हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने कल देखा था ना कि भाई के एम मुंशी ने बोला था कि यूसीसी अच्छा है। फिर अयंगर ने बोला था, अद्दाली कृष्णस्वामी अयंगर ने, कि भाई यूसीसी अच्छा है। तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स है उन्होंने भी बोला था कि यूसीसी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हमारा ये गोल होना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है कि अभी आप बता देते कि यूसीसी की इंपॉर्टेंस तो है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा था कि हाँ भाई यूसीसी हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो आप हल्का सा लिख सकते थे, इतना ऐसा समझ लीजिए, कितना लिख देना तो आपका इतना जगह यूज हो जाता है और आपका यूसीसी का पूरा इंट्रोडक्शन हो जाता है कि भाई क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे चैलेंजेस की भाई क्या दिक्कत है करे। आंसर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि भाई ये इंप्रूवमेंट और हो सकता था। चलो, सबसे पहले भाई क्या इनहिबिटिंग फैक्टर्स लिखे इन्होंने कि रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। यस, इंडिया भाई सेकुलर स्टेट है और यहाँ पे मल्टी रिलीजियस पीपल रहते हैं, तो इनके लिए भाई दिक्कत हो सकती है। तो भाई क्या होना चाहिए, तो क्या लिखा है एग्जाम्पल में, तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। तो यस, पॉइंट सही है। और देखो हाईलाइट भी एकदम सही है कि सेकुलर स्टेट को हाईलाइट किया और मल्टी रिलीजियस पीपल को हाईलाइट किया, एकदम परफेक्ट। और देखो ये एग्जाम्पल लिखो ना, ऐसा चल जाएगा, ठीक, वो इशू नहीं है, चल जाएगा। बट हो सके ना उतना आप ये लिखो, क्योंकि ऐसा कोई एक्चुअली में है नहीं, ये एग्जिस्ट करता नहीं है। ये तो लोगों ने बनाया हुआ है कि हाँ भाई एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं हमारी डिक्शनरी के अंदर कि भाई ऐसा भी कोई शॉर्ट फॉर्म होता है। इसलिए इसको यूज करो, ठीक है। फिर रिलीजियस राइट्स, फंडामेंटल राइट, ये भी पॉइंट देखो अच्छा है, बट फिर भी आई वुड प्रेफर कि इसको यूज ना किया जाए। क्यों, क्योंकि ऊपर हमने अगर रिलीजन की बात कर ली है तो वापस दूसरी जगह रिलीजन की बात। अभी देखो यहाँ पे फंडामेंटल राइट को एम्फेसिस किया गया है कि 25 to 28 में जो दिया गया है, इसलिए चल जाता है। बट जो हेड पॉइंट है ना, वो रिलीजियस लिखा, उससे अच्छा दूसरा हम लिख सकते थे कि इट इज
कॉन्ट्राडिक्टिंग विथ फंडामेंटल राइट, ऐसा कोई वर्ड, ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर हेड पॉइंट में भी रिलीजियस राइट लिखा है और नीचे भी रिलीजियस राइट लिखा है, उससे अच्छा कोई एक दूसरा वर्ड लिख दो कि कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया या फिर नॉट इन लाइन विथ फंडामेंटल राइट, ऐसा कोई भी वर्ड, ठीक है। बाकी पॉइंट ठीक है, सही है। चलो फिर आगे देखते हैं कि भाई क्या लिखा था कि भाई हमारा आर्टिकल 25 टू 28 में क्या बोला है कि भाई आपके पास रिलीजन की फ्रीडम मिलती है, जो चाहो वो कीजिए, अपने रूल्स को फॉलो कीजिए, अपने तरीके से कीजिए, तो ये उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट है, राइट। चलो फिर आगे देखते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस, यस। अभी देखो लैक ऑफ अवेयरनेस बताया, उसमें बोला क्या गया है कि भाई लोगों को पता ही नहीं है कि अपना भला क्या है। जैसे कि ट्रिपल तलाक अमंग मुस्लिम स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें रूल क्या था आपको सब पता ही है, ठीक है, कि तलाक तलाक बोल के 2-3 शादी हो जाती थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया अच्छी बात है, राइट। अगर यूसीसी हो ये तो वो उसको रोक देता है ऑटोमेटिकली। जबकि पीपल की अवेयरनेस न होने की वजह से ये सब चीजें एग्जिस्ट करती है और उन्हें लगता है कि नहीं भाई यूसीसी गलत है, तो ये भी भाई अच्छा पॉइंट है। फिर क्या बोला भाई, कम्युनल डिसहार्मनी वायलेंट हार्म हो जाएगी कि थ्रेट टू कम्युनल डिसहार्मनी है, हाँ, ये भी सही है। बट ये ओके ओके पॉइंट है, ये सब ओके ओके पॉइंट है। डिसरप्शन रिलीजियस लीडर, ये ठीक ठीक पॉइंट है, इसमें कुछ खास है नहीं। अभी देखो इससे अच्छा पॉइंट ना नीचे बताया गया है। अभी होता क्या पता है, हम जब एग्जाम में लिखते जाते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है कि भाई कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा है, बट ये पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर ये इतना क्यों अच्छा है, सबसे पहले तो देखो क्लैरिटी ऑन सब्जेक्ट, और नीचे क्या बताया गया है कि लॉ कमीशन ने खुद बोला है कि यूसीसी अभी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जबकि दूसरे लॉ कमीशन ने जो न्यूली अपॉइंट हुआ उन्होंने बोला कि हाँ भाई करना चाहिए, तो ये पॉइंट को ऊपर लिखो। ये पॉइंट को ऊपर क्यों लिखो, क्योंकि लॉ कमीशन की बात की गई है ना, इसलिए उसको ऊपर लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा एग्जाम के नजरिए में आ जाएगा, जो एग्जामिनर है उसको दिख जाएगा। ये भी ये पॉइंट है वो अच्छे ही पॉइंट है, बट इससे कम अच्छे हैं। ये जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट है वो क्रेडिबिलिटी देता है। और फिर आप दूसरा भी लिख सकते थे, देखिए हमने कल ही बात की थी ना कि जो 21st लॉ कमीशन था, उन्होंने क्या बोला था कि जो यूसीसी है उसकी नीड भी नहीं है और ना ही ये डिजायरेबल है। तो आप लिखिए कि यही जो 28 वाला बोला है वही है, तो सेम। तो एग्जामिनर को ज्यादा अच्छा पॉइंट पहले दिख जाएगा, बाकी सारे पॉइंट अच्छे हैं, देयर इज नो इशू, ठीक है। और फिर देखो इन्होंने हल्के से प्रॉज भी बता दी, तो बहुत अच्छा किया है, भी प्रॉज भी बता दी, भाई यूसीसी होता तो ये कर सकते हैं। बट कायदे से क्या होता है पता है मेरे अकॉर्डिंग, कि आप प्रॉज को ना पहले बता दीजिए और बाद में ये चैलेंजेस लिखिए, तो एक कोहेरेंस मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि हमने बोला ना कि डीपीएस में बोला है कि बनाना चाहिए पर हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड जैसे कैमा मुंशी का हमने चीज लिखा हुआ है, यूसीसी के सिविल लॉज कौन से आते हैं उसको लिख लिया है हमने। फिर अच्छी बात लिख ली कि भाई ये यूसीसी अच्छा है पर हम कर नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिर हमने वो एक कोहेरेंस आता है। अभी आपने सारी बुराइयां लिखी है फिर अच्छाई लिख दी चलेगा, बट हल्का सा कोहेरेंस मिस होता है। और ऑल्दो लास्ट में कंक्लूजन लिखा हुआ है, अगेन बहुत अच्छा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसिस किया है कि यूसीसी कंट्री होना चाहिए इन देयर शाहबानो केस एंड शर्ला मुदगल केस, ठीक है। तो एकदम परफेक्ट कंक्लूजन है, कोई इशू नहीं है। और हाँ हल्का सा इसमें छोटा सा इशू है कि 200 वर्ड्स का था, ठीक है, हमारा क्वेश्चन, तो 2 पेज में खत्म हो जाना चाहिए, चलेगा, बहुत एक्सीड नहीं किया है, 3-4 लाइन, वो तो पेपर की वजह से भी होती है, छोटा बड़ा पेपर हो जाए तो हो जाता है। बाकी एकदम परफेक्ट आंसर है। और ये मैंने खुद इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये मुझे आंसर अच्छा लगा कि यार मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसी को उठा लो यही चल जाएगा, कमेंडेबल आंसर, ठीक है। अब अगर देखो ऐसा आंसर लिख के जाते हो ना, ये 12 मार्क्स का था, ठीक है। अगर ये आंसर लिखा है मेरे अकॉर्डिंग, तो आपको पॉइंट वाइज देखो, इंट्रो का 1 मार्क्स मिल गया, इसका 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। 0.75 लेके चलिए, मैं एक एक भले गिन रहा हूँ, आपको अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 मार्क्स मिल जाएंगे, और 6-7 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मिल जाएगा। क्योंकि प्रॉपर जो भी डिमांड पूछी गई है वो सारी की सारी एड्रेस की गई है, तो अच्छा आंसर है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, कि भाई यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है फेज 3 ऑफ ई कोर्ट मिशन। ई कोर्ट मिशन क्या है भाई, तो ई गवर्नेंस का पार्ट है ये। जितने भी हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग सब कुछ चलता है कोर्ट का, उन सबको हम डिजिटल और ऑनलाइन करने की बात करते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है कि पेपरलेस कोर्ट बनाओ। और अभी तो चलता भी है, मैंने रिसेंटली देखा था कि एक पॉस्को का जो केस था, ठीक है, उनको कोर्ट ने ऑनलाइन ही देखा था, मतलब ऑनलाइन ही सुन लिया वीडियो कॉल के थ्रू, और फिर जब मीटिंग हुई उन्होंने तुरंत ही जजमेंट दे दिया। तो ये ई कोर्ट का पार्ट है, ई गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है। देखो 2011
2012 में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था, तब हमारा पहला फेज कौन सा था, सॉरी 2011-12 के 2007 में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था कि इसको हम ऑनलाइन करेंगे। और पहला फेज था हमारा 11-15 तक का, फिर 15-23 में हम लेके आए, और अभी हमारा तीसरा फेज शुरू हो गया है, ठीक है, 23 से 27 तक। ओके, ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, मतलब कि सेक्टर पैसा देता है, इसके अंदर जितना भी पैसा होगा टोटल का टोटल सेंटर से पैसा आएगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जुडिशरी को, सीमलेस पेपरलेस सब कुछ। इससे क्या होता है, थोड़े टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि भाई किसी को हमने रिलीज कर दिया है, कि निर्दोष साबित कर दिया, और वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर है, तो कई बार क्या होता है, फिजिकल पेपर उसके पास पहुंचते नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, ऑनलाइन ही मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा मैसेज कि इसको रिलीज कर दो, और आपको रिलीज कर देना है। तो ये भी ई कोर्ट का पार्ट है, ठीक है। ऐसे जो जो जजमेंट आता है ना, उसको आपको दिमाग में रखना है कि हाँ भाई देखो ये ई कोर्ट का पार्ट है, ठीक है। फिर हाई कोर्ट में भी ये सेम इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है, बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ई कमिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो डिसाइड करेगा। देख लीजिए ई कमिटी में क्या होगा, तो प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, डायरेक्शन, गाइडेंस, ये सब प्रोवाइड होगा कि कैसे ई कोर्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फायदे क्या इसको होने वाले हैं, तो जुडिशरी मॉडर्नाइज हो जाएगी, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है, और जो हमारी केस पेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम जल्दी प्रोसेस कर पा रहे हैं ना। इसके भाई कंपोनेंट क्या क्या होंगे, तो S3 वास प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है, जो कि सिक्योर और एफिशिएंट डेटा स्टोरेज के लिए हमें काम आएगा। फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भाई जो आपका डेटा होगा कहीं पे स्टोर होगा, हमारा जैसे गूगल क्लाउड में होता है ना, तो इनका भी उनके क्लाउड में स्टोर होगा। फिर स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन होता जाएगा, क्लास सिस्टम होगी। दो चीज याद रख लीजिए, ई सेवा केंद्र और ये सीवास प्लेटफॉर्म, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, किसके साथ कनेक्टेड है या फिर किससे रिलेटेड है, तो कुछ भी नहीं है, कोड से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, तो इजी था, इसमें कुछ खास है नहीं, बस आपको याद रखना है कि कोई कोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आता है या फिर जुडिशरी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो कि हमें जो ई कोर्ट मिशन है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए और फास्ट करना चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये सेंटर सेक्टर स्कीम है या स्पॉन्सर स्कीम है, फिर जो हाई कोर्ट को फंडिंग प्रोवाइड होगी या फिर मैनेजमेंट जो होगा वो कौन प्रोवाइड करने वाला है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करने वाला है, दैट्स इट। बाकी प्रीलिम्स में कोई खास क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनआईए। अभी इसको हम एकदम अच्छे से देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भाई एनआईए का जो पावर्स होता है ना उसको एक्सपेंड किया है, और वही क्या बोला कि एनआईए कोई भी नॉन शेड्यूल ऑफेंस है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर वो एनआईए एक्ट के अंदर शेड्यूल ऑफेंस है, ठीक है। अभी स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल ऑफेंस क्या होता है, सबसे पहले तो देखो कोई भी स्केड्यूल हो, आईपी अपना बीएनएस हो, बीएनएसएस हो या फिर पीएमएलए हो, किसी भी स्केड्यूल में कोई क्राइम को बताया गया है कि हाँ भाई कोई लिखा गया है क्राइम, ठीक है, चोरी कुछ भी, तो वो स्केड्यूल ऑफेंस। अगर कोई नहीं लिखा गया है तो वो नॉन स्केड्यूल ऑफेंस, दैट्स इट। अभी कोर्ट ने यही बोला कि कोई जनरल कोई हमारा बीएनएस है और उसमें किसी में बताया गया है कि भाई ये नॉन स्केड्यूल ऑफेंस है, बट एनआईए एक्ट के अंदर उसी ऑफेंस को लिस्ट किया गया है, स्केड्यूल बता है, तो वो उसको ट्रीट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अभी एनआईए एक्ट के अंदर कौन से ऑफेंस, मतलब ये एक्ट को कवर करता है, तो भाई एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एंटी हाइजैकिंग एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूपा, फिर शार्क कन्वेक्शन एक्ट, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, ये तो कुछ ही बताया गया है, बाकी बहुत सारे आते हैं। एनआईए इन शॉर्ट है क्या, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। 2008 में जब मुंबई के ऊपर अटैक हुआ था तब हमने इसको बना दिया था कि भाई इन फ्यूचर ऐसा कोई अटैक ना हो इसके लिए, ठीक है। इसकी दो ऑफिस है, जोनल ऑफिस, एक तो न्यू दिल्ली में है और दूसरी गुवाहाटी और जम्मू में है, ठीक है, ये मेन ऑफिस है, उसका हेडक्वार्टर है, और दो जोनल ऑफिस है। ये भाई बहुत सारे ऑफेंसेस को ट्रीट करता है कि अगर वो इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और फॉरेन रिलेशनशिप विद स्टेट को कोई अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है। कौन से एक्ट के थ्रू बना हुआ है, तो एनआईए एक्ट के अंदर बना हुआ है, सिंपल है। अभी एनआईए को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने क्या किया भाई, स्टेप्स लिए हुए हैं, तो एमएनआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 हमने किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मैन्युफैक्चर, सेल, प्रोहिबिटेड आर्म, साइबर टेररिज्म, इन सबको ऐड कर दिया कि अगर ये होगा तो भी एनआईए देख लेगा, ठीक है। और इसके जुरिडिक्शन को हमने बियॉन्ड इंडिया कर दिया कि मतलब इंडिया के बाहर भी कुछ हो रहा होगा और आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर नोडल एजेंसी हमने बना दी एनआईए को कि वो टेरर फंडिंग और फेक करेंसी को इंडिया के अंदर रोक सकती है, ठीक है। फिर नेशनल टेरर डेटा फ्यूजन एनालिसिस सेंटर बनाया ताकि इसको कोई डेटा को अगर यूज करना है तो इसको इजीनेस पड़े, दैट्स इट। बहुत कुछ हमने किया हुआ है बट इतना काफी है इधर के लिए। और देखो एनआईए और सीबीआई में फर्क क्या होता है वो यहाँ पे बताया हुआ है, सीबीआई को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे एनआईए ऊपर से पढ़ लेना चलता है कि एनआईए एक्ट के थ्रू बना हुआ है, ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जबकि सीबीआई
सीबीआई कोई एक्ट के थ्रू नहीं बना हुआ है, ना ही ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के थ्रू बना हुआ है। तो ये ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये किसके अंदर काम करती है? एनआईए तो होम अफेयर्स के अंदर काम करती है, जबकि ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर काम करती है। एनआईए का मेन फोकस होता है टेररिज्म को कब करने का, जबकि सीबीआई का मेन फोकस होता है करप्शन को कब करने का, ठीक है। चलिए अभी इतना नहीं है, हम सीबीआई को ना पूरा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि सीबीआई के ऊपर देखो पहले ही भी क्वेश्चन आ चुका है 2021 में, तो हमारा ये फर्ज होता है कि हम देख लें, ठीक है। देखो हिस्ट्री से चलते हैं कि सबसे पहले संथानम कमेटी की रिपोर्ट आई थी ऑन करप्शन, और उन्होंने ही बोला था कि भाई हमें सीबीआई को फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि किन की कमेटी की रिपोर्ट आई थी? तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उनकी रिपोर्ट थी। फिर उनको कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया? तो देखो कोई भी एक्ट के थ्रू नहीं बनाया गया है, डू रिमेम्बर इट, बट उनको कहीं से पावर तो दी जाएगी ना कि आपको भाई आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। वो पावर किस एक्ट के थ्रू दी जाती है? तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है। और ये जब बनाया गया, ये संथानम कमेटी ने रिपोर्ट तो भले दी, ये पहले संथानम लिख देते हैं, ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट दी, फिर बनाया किसने इसको? तो होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिजोल्यूशन पास किया कि हाँ भाई इसको बना देते हैं। कौन से एक्ट से पावर दी गई? पावर, हाँ डू रिमेम्बर, ये स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, बट किसी से पावर तो देनी आएगी ना, तो इसको पावर किससे मिलती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। डन है। अभी इसके अंदर कौन कौन होते हैं? ये हाँ ये रह गया भाई, बना तो दिया, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन रहता है भाई, कंपोजिशन क्या है इसका? तो एक भाई डायरेक्टर रहता है और जिसको असिस्ट करते हैं एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। एक भाई जॉइंट डायरेक्टर, ये जाने दीजिए, ये सब इतना काम का नहीं है। बट इनको अपॉइंट कौन करता है डायरेक्टर्स को? तो देखो पहले तो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर होंगे पीएम, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और सीजीआई होंगे, या फिर सीजीआई के द्वारा अपॉइंट हुए कोई दूसरे जज होंगे, ठीक है। तो 3 लोग हैं, देखो तीनों जगह से हमने लिए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी लिए हैं, सीजीआई भी लिया है और प्राइम मिनिस्टर भी लिए हैं। ये 3 ना रेकमेंड करेंगे कि यार इन लोगों को अपॉइंट कर दीजिए, फिर उनके अपॉइंटमेंट के बेसिस पे प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और जो डायरेक्टर होंगे वो कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे? तो 2 साल के लिए अपॉइंट होंगे। पर क्या उसके टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है? यस, एक्सटेंड किया जा सकता है, हम धीरे धीरे करके एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 बार एक्सटेंड कर सकते हैं कि भाई बोल दिया कि 1 साल के लिए बढ़ा दो, और 1 साल के लिए बढ़ा दो, और 1 साल के लिए बढ़ा दो, 3 बार हो सकता है। बट मैक्सिमम 3 बार होके फिर कितना साल बचेगा? तो 5 साल। मतलब हाईएस्ट कितने टेन्योर तक जो डायरेक्टर है वो सीबीआई के रह सकते हैं? मैक्सिमम 5 साल रह सकते हैं, 2 तो फिक्स होता है और 3 बार आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। फिर सीबीआई कौन से केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है? तो देखो टेररिज्म वाले केसेस को वो नहीं देखेगा, ठीक है। ना ही बल्कि कौन से देखेगा? करप्शन के रिलेटेड होंगे, कोई सीरियस ऑफेंस होंगे, या फिर कोई उनको बताया जाए कि भाई इसको जरा आप सर्च कीजिए ना, तो वो देखेंगे। फिर सीवीसी, लोकपाल, लोकायुक्ता, उनके असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उनके जो केसेस होंगे उनको देखेंगे। सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, दोनों को देखेंगे, ठीक है। और समझ लीजिए कि स्टेट लेवल पे उनको कोई केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है, तो क्या चाहिए होगा? तो स्टेट की परमिशन चाहिए होगी। समझ लीजिए कि मुझे बंगाल में कोई केस को इन्वेस्टिगेट करना है, कोई भी केस है, तो मुझे कायदे से बंगाल को पूछना पड़ेगा कि यार आपके जुरिडिक्शन में हमें केस को इन्वेस्टिगेट करना है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक तो आप हर बार पूछो, वो हो सकता है, और दूसरा जनरल कंसेंट हो सकता है। जनरल कंसेंट में क्या होता है कि एक ही बार मैंने बता दिया कि हाँ भाई जब भी आपको इन्वेस्टिगेट करना हो ना तब कर लेना, इट इज जनरल कंसेंट, ठीक है। तो कुछ कुछ स्टेट ने जनरल कंसेंट दी हुई है, और जिन्होंने नहीं दी है उनको स्पेसिफिक आपको पूछना पड़ता है, ठीक है। और क्या हर बार पूछना है? यस, हर बार पूछना है, एक बार में नहीं चलेगा, जब जब जाना है तब तब पूछना है। फंक्शन, करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट सब कोई देखता है, इकोनॉमिक ऑफेंस उसको देखता है, कोई बड़ा क्राइम हो गया तो उसको भी देखता है, ठीक है। ये सब आपको पता है, ओके। और हाँ, मैंने गलती से आपको ये बोल दिया था ना कि डायरेक्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नहीं, हाँ, डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेंगे। प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, कुछ भी रोल नहीं होता है, ना पहले से ना अंत में, कुछ किधर भी प्रेसिडेंट नहीं आएंगे। डन है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा अपॉइंटमेंट, वो किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू करेगा? तो इनकी रिकमेंडेशन के थ्रू, 3 मेंबर जो कमेटी है ना उनकी, ठीक है। ये हमने पूरा का पूरा सीबीआई देख लिया, इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। और हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो सीबीआई है ना, इंटरपोल आपको पता होगा, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल,
हर एक स्टेट, हर एक जो नेशन होता है ना, उसमें इंटरपोल की एक-एक एजेंसी होती है कि भाई इंटरपोल को अगर इंटरनेशनल पुलिस है ये, अगर इंडिया में बात करना हो तो किससे बात करेगा, पाकिस्तान में किससे करेगा, यूएस में किससे करेगा। वैसे अगर इंटरपोल को इंडिया में बात करना है तो वो किससे बात करेगा? तो सीबीआई से करेगा, ठीक है? तो इंटरपोल की इंडिया के अंदर कौन-सी एजेंसी है? तो सीबीआई है, ठीक है? डन है, चलिए। अभी आगे बढ़ते हैं। हमने पूरा सीबीआई देख लिया है, एनआईए को भी देख लिया है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन, हमने कल परसों ही बात की है इसकी, तो इतना बात नहीं करेंगे ज्यादा, थोड़ा सा ऊपर से ले लेंगे कि भाई लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। क्या बता रहा गया है? सबसे पहले तो ये आएगा तो एक नया आर्टिकल हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 82 क्लॉज ए, जो कि इसकी बात करेगा तो साइमल्टेनियस इलेक्शन की, एक साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लोकसभा में भी सब इलेक्शन एक साथ हो जाए। और दूसरा जो असेंबलीज की टर्म होगी उसको एंड करने की बात करेगा कि भाई जब लोकसभा की टर्म खत्म होती है उसी के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी टर्म खत्म हो जाएगी। यस, हो ही जाएगा ना, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज एक साथ हो रहा है तो खत्म भी एक ही साथ होना पड़ेगा, अलग अलग तो नहीं चल पाएगा। तो एक ये नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करेगा, फिर अमेंडमेंट करेगा ये 83 में, जो कि किसकी बात करता है? टर्म अगर एक्सपायर होती है तो कैसे करना है, मतलब कि कोई 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ था, 2 साल में ही उसको डिसोल्व होना पड़ता है, ठीक है? तो जो नई असेंबली इलेक्ट होगी या फिर नई लोकसभा जो बनेगी वो कौन से टेन्यूर के लिए बनेगी? तो जो रिमेनिंग टर्म होगा, जो 5 साल का रिमेनिंग टर्म कितना था, 3 साल, उसी के लिए इलेक्ट होगी। तो इसी का आर्टिकल हमारा हो पड़ेगा 83, जो कि टर्म के बारे में बात करेगा कि भाई अनएक्सपेक्टेड, मिड टर्म, जनरल इलेक्शन, उसकी टर्म्स क्या क्या होंगी, दैट्स इट। और फिर हम आर्टिकल 172 को भी अमेंड करेंगे, जो किसकी बात करता है? सेम टू सेम बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ओके। फिर साथ ही साथ हमें यूनियन टेरिटरी लॉज को भी थोड़ा सा बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको भी भाई बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई उसका भी टेन्यूर में क्या होगा, जैसे कि दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है, पौंडीचेरी में है, उधर भी क्या क्या चेंजेस होंगे, कैसे साइमल्टेनियस सिलेक्शन करवा पाएंगे, ठीक है? तो नॉर्मल सब बात है, ये हमने पहले भी बात कर रखी है, इसलिए इतना मैं एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ। और 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना भी पड़ेगा। और वैसे हमने लिख भी लिया है, मुझे भी कल कल का है या परसों का है, मुझे ध्यान, परसों का है, यस। ठीक है, चलिए। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका? तो भाई वोटर का टर्नआउट इंक्रीज हो जाएगा, एक ही बार में अगर आपको वोट देना है तो आप ज्यादा जाओगे ना, कि भाई पैसा भी कम जाएगा, टाइम भी कम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं जा रहा, एक ही बार में जाना है और पूरे नेशन के लिए आपने वोट कर दिया, स्टेट के लिए भी कर दिया, तो अच्छी बात है। फिर स्टेबल पॉलिसी एंड ग्रोथ होगी, भाई एक बार में आ जाएगा, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका बार बार इम्फेसिस नहीं, बार बार इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान कोई भी गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती है कि भाई, ऐसा बोलते हैं कि ये तो आपने लालच के लिए करवाया कि भाई अभी आपने पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी ताकि जो वोटर्स होंगे वो थोड़ा सा लुभा जाए और आपको वोट दे दे, तो तब नहीं हो सकती। और बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो बार बार पॉलिसी को हैम्पर करते हैं ये लोग, तो इसीलिए एक ही बार होगा तो बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा। फिर स्मूथ डिलीवरी एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होगी, यस, क्योंकि एक ही बार में आप सारे के सारे ऑफिशियल्स को बुला लोगे, जो भी सिक्योरिटी स्टाफ होगा उनको बुला लोगे, तो ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। बाकी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं बाद में। हमने कहाँ पे डिस्कस किया इसको? तो 13 दिसंबर का जो वीडियो है ना, उसको देख लेना, वहां से हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इसको बात की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर जर्मनी का भाई स्नैप इलेक्शन हुआ है, जैसे ही चांसलर ने लूज कर दिया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी देखो, जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वहां पे जर्मनी में होता है चांसलर, सेम सेम टू सेम पोजीशन को आप देख सकते हो कि हाँ भाई एक जैसे हैं ये। तो उधर के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भाई मेजोरिटी टूट गया, इसलिए स्नैप इलेक्शन करवाना पड़ा। स्नैप इलेक्शन क्या होता है कि भाई एक्सपेक्टेड हो उससे अर्लियर अगर डिसॉल्व हो जाती है आपकी उधर की लोकसभा, ठीक है, उधर की लोकसभा को क्या बोलते हैं? तो ये बंस्टेंग बोलते हैं, आप देख लेना कैसे प्रोनाउंस होता है, तो बंस्टेंग बोलते हैं। अगर वो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाती है तो आपको ये स्नैप इलेक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्नैप इलेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जर्मनी क्या है और कब होता है, तो आपने देख लिया कब होता है, ठीक है। फिर चांसलर की पोस्ट क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर के जैसी ही है, ओके। अभी वहां पे इलेक्शन होता कैसे है? देखो, अल्टरनेटिवली या फिर हर साल ऑलमोस्ट यूपीएससी का क्वेश्चन आता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे कोई कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें कंपेयर करना होता है, या फिर हमारे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको किसी और कंट्री के साथ कंपेयर करना होता है। यहाँ पे आया है वो प्राइम मिनिस्टर का है, तो पॉसिबल है इन फ्यूचर वो पूछ ले कि भाई जर्मनी के चांसलर और हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे होता है। सबसे पहले तो
कोई भी वोटर है, हम एग्जांपल के थ्रू चलेंगे, ठीक है? कि मैं वोटर हूँ, तो मैं जो वोट डालूँगा मैं वो 2 वोट डालूँगा। एक वोट जो मेरा होगा ना, वो डायरेक्ट जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उधर जो भी पर्सन खड़ा होगा, उनको डालेंगे, ठीक है? आपको पता है ना हर एक जगह से कोई ना कोई खड़ा होता है, जैसे वाराणसी से मोदी जी खड़े हुए, राहुल गांधी वायनाड से खड़े हुए, वैसे हर कोई कहीं न कहीं से खड़े होता है। तो एक मैं वोट डालूँगा वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो पर्सन खड़ा है, उनके लिए वोट डालूँगा और दूसरा मेरा वोट होगा, वो होगा पार्टी के लिए, ठीक है? एक पार्टी का, एक पर्सन का, कि मुझे कौन-सी पार्टी की मेजॉरिटी चाहिए। ओके, अब ये वोट डाल दिया, फिर ये जाके मेजॉरिटी बनाएँगे। फिर जिनकी भी मेजॉरिटी बनी, कि हाँ भाई ये पार्टी की मेजॉरिटी बन गई है, फिर वो पार्टी के जितने भी लोग इलेक्टेड हैं, वो मिलके सिलेक्ट करेंगे अपने चांसलर्स को, ठीक है? तो देखो सिलेक्टिंग चांसलर्स कैसे है? तो सिटीज़न डायरेक्ट नहीं इलेक्ट करते हैं, बल्कि जो वोट्स हुए हैं और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, मतलब जो पर्सन सिलेक्ट होके आए हैं, वो डिसाइड करेंगे कि हमारे में से किसको चांसलर बनाना है, ठीक है? और इसका टेन्योर क्या होता है? तो इनका टेन्योर होता है 4 साल का, एवरी 4 इयर्स। जबकि हमारे में क्या होता है? हमारे में 5 साल का होता है, सिंपल। तो ये प्रोसेस कौन-सी है? डुअल डुअल वोटिंग सिस्टम है कि ईच वोटर 2 वोट डालेगा, फर्स्ट वोट होगा वो इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए होगा और दूसरा जो वोट होगा वो पार्टी के लिए होगा। ओके, फिर ओवरहैंग सीट मतलब समझ लीजिए, इसमें ना वोटिंग जो होता है ना, अगर समझ लीजिए कि पहली बार में कोई मेजॉरिटी नहीं बना पाया, तो सेकंड टाइम में होगा, फिर थर्ड टाइम में होगा। बट समझ लीजिए कि कोई पार्टी ने सीट जीत ली है मेजॉरिटी में, ठीक है? और फिर दूसरी बार होता है वो फिर से सीट जीतता है, मतलब कि पहली बार में पार्टी ने मेजॉरिटी जीत ली है, ठीक है? मेजॉरिटी क्या होती है? कि समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पे 545 सीट्स है, ठीक है? हमारे के लिए मेजॉरिटी कितनी चाहिए होती है? 273 आपको मिल जाए, तो आपको मेजॉरिटी मिल गई है। तो इतनी मेजॉरिटी जीत ली है। फिर दूसरी बार जो वोटिंग होती है उसमें पता चलता है कि इनको और सीट्स मिल गई है। मतलब और समझ लीजिए 20 सीट्स मिली है। तो ये 20 सीट्स होंगी उसको क्या बोलेंगे? ओवरहैंग सीट बोलेंगे कि भई मेजॉरिटी के ऊपर जो भी सीट्स मिली है, वो सीट्स है वो ओवरहैंग सीट्स है। ठीक है? वो पर हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर होता है बैलेंस सीट। बैलेंस सीट मतलब क्या कि जो ओवरहैंग सीट्स है, उसके भी ऊपर जो-जो आप सीट रख रहे हो अपने पास ताकि आपके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी रहे, कि आपको कभी भी ऐसा ना हो कि भई कोई पार्टी आपको छोड़ के चली जा रही है तो आपका सब खराब हो जाता है। तो कंप्लीट ऑटोनॉमी रहे, उसके लिए आप एक्स्ट्रा जो सीट अपने पास रखे हो, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है? ये किसके लिए ज़रूरत है? तो इंश्योर कंप्लीट प्रोपोर्शनैलिटी के लिए ये ज़रूरी है, ये काम आता है, ठीक है? तो समझ गए जर्मनी में कैसे इलेक्शन होता है? 2 वोट पड़ते हैं कर हर एक पर्सन के, एक पार्टी को जाएगा, एक पर्सन को जाएगा, जो उनका लोअर हाउस है उसको क्या बोलते हैं? तो बंस्टैग बोलते हैं, ठीक है? ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट प्रीलिम्स में कि भई बंस्टैग किसका हाउस है? सामने-सामने सिर्फ लिखा हुआ आएगा ऐसे आपको, ठीक है? और लास्ट है भाई इलेक्शन ऑफ चांसलर अगर हो जाता है तो आखिर में उनको अपॉइंट कौन करेंगे? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। जैसा हमारे यहाँ है, वैसा ही उनके यहाँ है, ठीक है? जो पार्टी के मेंबर्स होंगे वो बोलेंगे कि भाई इनको अपॉइंट कर दो एज़ अ प्रेसिडेंट, तो अपॉइंट कर देंगे, ठीक है? चलो, आगे देखते हैं। फिर है डिमांड ऑफ ग्रांट्स। फार्मर के लिए वही लोकसभा ने माँगा है कि भई पैसा और चाहिए ताकि वह फार्मर का हम वेलफेयर करवा पाएँ। तो इसी के रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या-क्या बात है? तो भई एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ स्लगिश है मतलब कि स्लो है, ठीक है? डिक्लाइन हो गई है पिछले साल से 1.4% जितना डिक्लाइन हुआ है। फिर कंट्री का जो टोटल वर्कफोर्स है, उसमें से 55% जितना एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर एंगेज्ड है और जो जीवीए आता है हमारा, वो 18% जितना जीवीए एग्रीकल्चर से आता है। जीवीए क्या होता है? ऐसा समझ लीजिए कि अलग-अलग सेक्टर से पैसा आता है ना, कि एग्रीकल्चर से भई ₹10 आया, फिर इंडस्ट्री सेक्टर से ₹10 आया, फिर सर्विस सेक्टर से हमारा ₹15 आया और ऐसा हर सेक्टर से टोटल होके जो बनता है वो क्या बनता है? जीडीपी, ठीक है? तो जो सेक्टर वाइज़ है उसको हम क्या बोलेंगे? जीवीए। तो हमारी जीडीपी का 18% जितना एग्रीकल्चर का जीवी है, ठीक है? फिर जो एग्रीकल्चर के अंदर पैसा बाँटा जाता है, वो भी स्टैग्नेंट है, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया है, तो उसी के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। अदर इश्यूज़ क्या-क्या है एग्रीकल्चर के अंदर भई? तो फंड का भई ठीक से यूज़ नहीं होता है, एक तो करप्शन हो जाता है, दूसरा यूज़ ही नहीं होता है, ऐसे ही लैप्स हो जाता है, कहीं पे आपने यूज़ किया ही नहीं। फिर फार्मर की इनकम भी स्लो चल रही है और फार्मर के ऊपर डेट का बर्डन भी डला हुआ है, इसलिए ज़रूरी है। तो कमिटी ने रिकमेंड क्या-क्या किया? कि क्या हमें करना चाहिए? तो सबसे पहले तो भाई कमिटी ने बोला कि लीगल गारंटी प्रोवाइड कीजिए आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मतलब कि एमएसपी को। एमएसपी कितने क्रॉप के ऊपर दी जाती है? तो 23 क्रॉप के ऊपर दी जाती है, ठीक है? अभी है ना हमने बात की हुई है एमएसपी की 2-3 बार। आप मुझे इतना बताइए कि एमएसपी को
रेकमेंड कौन करता है, ठीक है, फिर एमएसपी को अनाउंस कौन करता है, और एमएसपी को डिसाइड कौन करता है। ये तीनों चीज बताइए, ठीक है, तीनों अलग अलग करते हैं, तो हमें बताइए कि कौन करता है। अगर आप पता हो तो अच्छी बात है। फिर वही कमिटी ने और क्या बोला कि हमें पीएम किसान असिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं उसको बढ़ाना चाहिए। अभी के लिए हम 6,000 दे रहे हैं, इसको 12,000 प्रोवाइड कीजिए। ये 6,000 आप सोचिए, एक साल में हम 6,000 दे रहे हैं, कितना कम असिस्टेंस है, कोई काम का ही नहीं है। और ये भी कैसे देते हैं कि हर 4-4 महीने में 2-2 हजार देते हैं। अब ये क्या काम आएगा यार, पर ठीक है, दे रहे हैं, वो काफी है। 12,000 ठीक है, उसको बोल रहे हैं कि 12,000 कर दीजिए। फिर चेंज इन नोमेनक्लेचर, जैसे कि हमें रीनेम करना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एंड फार्म लेबर वेलफेयर, कि आपने फार्म लेबर जो नहीं ऐड किया है उसको भी ऐड कर दीजिए। फिर आप एस्टैब्लिश कीजिए नेशनल कमीशन फॉर मिनिमम लिविंग वेजेस, ये जो लिविंग वेज होता है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और फिर यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लेके आइए, अभी के लिए है ऑलरेडी, बट यूनिवर्सल लेके आइए। क्योंकि हम क्रॉप इंश्योरेंस किसको देते हैं, जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं उनको क्रॉप इंश्योरेंस दिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर अपना ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज है। हम बोल रहे हैं कि भाई सबके लिए लेके आइए, कोई भी फार्मर हो सबको मिलेगा, वो कर दीजिए, ठीक है। जैसे अपना जन आरोग्य योजना के अंदर क्या है, सबको मिलता है ना, कि जिसको भी ट्रीटमेंट चाहिए सबको मिल जाएगा, वैसे इसमें भी लाइए कि सबको मिल जाए, ठीक है। अभी देखो ये रिकमेंडेशन है, इसको आप याद रख लीजिए, कोई भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन होगा आपको हर जगह काम आएगा। और बात यह है कि एग्रीकल्चर के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो आपको काम आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे मैंने 2017 का क्वेश्चन ऐड किया हुआ है कि सब्सिडीज कौन-कौन से मिलती है फार्मर्स को, साथ ही साथ क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब अच्छा बुरा दोनों बताना है एग्रीकल्चर सब्सिडी के रिजीम का, और कैसे इसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा है वो भी बताना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, आप अटेम्प्ट कीजिए, 15 मार्क्स का है, मतलब 3 पेज आपको लिखने हैं, 2.5 पेज लिखना है। चलिए अभी आगे देखते हैं, ठीक है। लास्ट बड़ी न्यूज़ है हमारी, राधाकृष्ण पैनल ने भी रेकमेंड किया है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज है ना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि पेपर क्या-क्या दिक्कत आती है, हमें खुद पता है कि भी पेपर लीक हो जाता है, या फिर कई बार एग्ज़ाम कैंसल हो जाती है। फिर ऑपरेशन कैसे, ट्रांसपेरेंसी रहती ही नहीं कि भई कब रिज़ल्ट आने वाला है, क्यों आने वाला है, इतना लेट क्यों हुआ है, कुछ हमें पता ही नहीं होता है। और अदर इश्यूज़ भी होते हैं कि भई एग्ज़ामिनेशन में करप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि बड़ा स्कैम है हमारा व्यापम स्कीम इन मध्य प्रदेश, और ये हर जगह पे देखने को मिल रहा है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको देखने को ना मिला हो। तो बस इसी को बोला है कि जो भी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है ना, जैसे कि नीट हो गई, तो उन सबको हमें रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। ओके? तो रिकमेंडेशन क्या-क्या प्रोवाइड की है? तो भई एक तो डीजी एग्ज़ाम बनाइए, ऑनलाइन ऑफ डीजी यात्रा, ये आपको डीजी यात्रा पता होना चाहिए, ठीक है? उसी के जैसा डीजी एग्ज़ाम बोल रहे हैं। नहीं पता है ना, तो इसको ना गूगल सर्च कीजिए आप कि डीजी यात्रा क्या है, यूपीएससी लिख लेना, फिर सर्च करना। फिर वही रिस्ट्रक्चर हमें करना है एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, ऑन फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। फिर हमें इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस करवाने हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के। फिर मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स बनाना है। मोबाइल टेस्टिंग सेंटर मतलब जो रिमोट एरियाज है, छोटे मोटे दूर दराज वाले एरिया, वो हो सकता है कि दूर दूर आ नहीं सकते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उनके लिए अलग से आप टेस्टिंग सेंटर्स बनाइए, ताकि वो उधर ही एग्जाम दे दे, क्योंकि रिमोट लोकेशन में रहते हैं, तो आपको ही खुद काम करना पड़ेगा। और फिर अदर सपोर्ट में क्या है भाई, मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो भाई ग्रीवेंस रिड्यूसल का सेल बनाइए कि भाई ऐसा इश्यू क्यों हुआ था, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कॉमन चीज़ है, ये आपको ऐसे भी पता चलती है, आप अपना न्यूज़ ऐसे ही देख रहे होते हो, आपको पता चलता है, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है ये सब बातें। इनिशिएटिव क्या-क्या इंडिया ने लिए हुए हैं, तो पब्लिक एग्ज़ामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, इसके अंदर आप अगर चोरी करते हुए पकड़े जाते हो या फिर आपने चोरी करवाई है, तो आपको करोड़ों का फाइन लगता है, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ बायोमेट्रिक्स फॉर स्टूडेंट वेरिफिकेशन, अभी-अभी कोई-कोई एग्ज़ाम में शुरू किया है कि आपकी थंब प्रिंट लेते हैं, उधर आधार कार्ड के जैसा आपको स्कैन किया जाएगा। फिर कंप्यूटर बेस्ड रियल टाइम एग्ज़ामिनेशन की कंप्यूटर में लिया जा रहा है, और फिर फॉर्मेशन किया हमने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। सो दैट्स इट, इतना काफ़ी है, ये आपको याद रखना है। हमेशा मैं बोलता हूँ इनिशिएटिव याद होने चाहिए। इनिशिएटिव याद होंगे तो आपको चैलेंजेस अपने आप याद होंगे कि हमने बायोमेट्रिक क्यों इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि भई एग्ज़ाम में करप्ट चोरी हो रही थी, इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिए। तो इनिशिएटिव याद होंगे तो आपको चैलेंजेस याद होंगे, और चैलेंजेस याद होंगे तो आपको रिकमेंडेशन भी पता चल जाएगी। अच्छा, कि जैसे चोरी हो रही है, तो चोरी हो रही है तो क्या करना चाहिए? हमें चोरियों को रोकना चाहिए। हमें जो अपने पास ऑलरेडी एक्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो आपको ये सब पता चल जाएगा, इनिशिएटिव याद होंगे तो, ठीक है?
और ये याद रखने भी हैं, ये अलग-अलग जगह पे भी काम आते हैं हमके। चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। शॉर्ट न्यूज़ थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि इतना ख़ास कुछ है नहीं आज शॉर्ट न्यूज़ में। सबसे पहला है हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट। देखो हमने बात की हुई है ना, बहुत बार हम बात करते हैं कि भई पीएम 2.5 का कॉन्संट्रेशन बढ़ गया, पीएम 10 का बढ़ गया, ठीक है? तो ये जो पीएम 2.5 है, कभी ये सोचा है इसके अंदर होता क्या है? पीएम 2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसके 2.5 माइक्रोन जितनी साइज़ है, ठीक है? एकदम छोटे होते हैं। तो बस इस पीएम 2.5 में एक जो आता है उसका नाम है एचएमएस। एचएमएस मतलब हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट, दैट्स इट। अभी इस एचएमएस का कॉन्संट्रेशन बढ़ गया है। कब बढ़ता है उसकी स्टडीज थी, बोला तो भाई अगर सल्फेट का कॉन्संट्रेशन एयर के अंदर कम हो, उसी वक्त टेम्परेचर भी एकदम कम हो जाए, -35 जितना हो जाए, तब जो आपका आजू बाजू वाला एरिया है वहां पे एसिडिटी कम होती है और जो पर्टिकुलेट मैटर्स होता है उसमें एचएमएस का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? दैट्स इट, यही है, एचएमएस इंक्रीज हो जाता है। क्या आपको ये सब याद रखना पड़ेगा? देखो याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट कॉमन सेंस में याद रख लीजिए कि भाई सल्फेट कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तब एचएमएस बढ़ जाएगा, पीएम 2.5 का जो कंपोनेंट है। एचएमएस क्या-क्या भई काम करता है? तो कोल्ड रीजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? और ये एरोसोल्स को ज़्यादा बनाएगा और अगेन ये क्या करेगा? ग्रीन हाउस गैस है, तो ज़्यादा गर्मी आपकी कैप्चर कर लेगा। और ज़्यादा एरोसोल्स और गर्मी बना रहा है मतलब तो क्या होगा, हेज़ी फॉर्मेशन होगा। हेज़ मतलब क्या होता है? वो धुआँ-धुआँ नहीं होता है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, वो कर देगा और आपकी जो एयर क्वालिटी है उसको और खराब कर देगा। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं मिल्कवीड फाइबर। देखो कुछ ऐसा दिखता है मिल्कवीड फाइबर, अगर आपने देखा हो तो ध्यान रहेगा आपको, ठीक है? ऐसा कुछ दिखता है मिल्कवीड फाइबर। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। ये नेटिव कहाँ का है मतलब इनका गाँव कौन-सा है? एक्चुअली ये कहाँ से डिपेंड करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका से ये आया हुआ है हर जगह पे। ये जो मटेरियल होता है ना, ये पानी को ऑब्ज़र्व भी कर सकता है और पानी को अपने से दूर भी कर सकता है। मतलब नेचुरल फाइबर की तरह ये काम करता है, ठीक है? और इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं? तो वाटर सेफ्टी इक्विपमेंट कोई बना है, लाइफ जैकेट, बेल्ट, उधर हम वो यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई एब्ज़ॉर्बेंट मटेरियल हमने बनाना है, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, वाटर को रिपेल करने की यानी कि हाइड्रोफोबिक और वाटर को एब्ज़ॉर्ब करने की यानी कि हाइड्रोफिलिक, ठीक है? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। आपको ये अगर पूछा जाता है कि मिल्क व्हील फाइबर इज़ कंटेन्स हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ बट नॉट हाइड्रोफोबिक, तो गलत कर देना। ये दोनों कर सकता है, पानी को ऑब्ज़र्व भी कर सकता है और रेज़िस्ट भी कर सकता है, ठीक है? तो इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? इस मटेरियल को बोलेंगे एम्फीफिलिक, ठीक है? जैसे एम्फीबियन होता है ना, वैसे एम्फीफिलिक। याद रखना यही अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आएगा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के लिए। तो ये दोनों है, ठीक है? और कहाँ पे हमारा काम आता है? दूसरा ये पूछा जा सकता है, तो भई लाइफ जैकेट्स में काम आएगा जो अपने पानी के लिए हम बनाते हैं, ठीक है? बेल्ट ऑफ जैकेट्स, ठीक है? फिर है सप्लीमेंट्री ग्रांट, हमने अभी-अभी बात की हुई थी। अगेन 13 दिसंबर का जो वीडियो है, वहाँ पे हमने सब ग्रांट्स की बात की हुई है, बहुत सारी ग्रांट्स होती है। हमने 4-5 जो है एडिशनल ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, फिर अपना वोट ऑन अकाउंट, एक्सेस ग्रांट सबकी बात की हुई है, तो आपको देखना हो तो देख लेना। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है कि आपके पास जो पैसा एलोकेट हुआ था बजट के अंदर, वो कम पड़ जाता है और एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा चाहिए, तो आप क्या करोगे? सप्लीमेंट्री ग्रांट माँगोगे, ठीक है? इस ग्रांट के लिए प्रेसिडेंट जो होंगे वो भी पेपर डालेंगे, स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर, वो पास हो जाता है तो आपको ग्रांट मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है डायबिटीज़ बायोबैंक। तो देखो जो भी हमारी पॉपुलेशन है ना, जिनको डायबिटीज़ हो, उन सब के हम सैंपल्स लेते हैं और उनको एक जगह पे स्टोर करते हैं। जैसे बैंक में क्या होता है? बैंक में क्या है, सबके पैसे स्टोर होते हैं ना, तो बायो बैंक क्या है, तो सबके सैंपल स्टोर होंगे, बायोलॉजिकल सैंपल स्टोर होंगे, ठीक है? दैट्स इट। तो बैंक में अगर पैसा स्टोर हो रहा है तो बायो बैंक में सबके बायोलॉजिकल सैंपल्स स्टोर होंगे और पर्टिकुलरली हम बायो बैंक में यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बायो बैंक में सैंपल स्टोर होंगे वो किसके स्टोर होंगे? डायबिटिक पेशेंट के स्टोर होंगे, दैट्स इट, ठीक है? तो ये कहाँ पे हमने बनाए हुए? पहला है इंडिया का और ये बना है चेन्नई के अंदर, ठीक है? तो इंडिया का पहला डायबिटिक बायो बैंक कहाँ पे बना है? तो चेन्नई के अंदर बना है। अब ये सैंपल स्टोर करके हम वही करते क्या है, तो स्टडीज़ करते हैं, सब रिसर्च करते हैं कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये ऐसे हम काम कर सकते हैं। अगर कोई वैक्सीन बनानी हो, तो हमारे इंडिया में सबको इस तरीके की बीमारी है, तो हमें एक्सी वैक्सीन वैक्सीन बनानी चाहिए, वैसा सब, ठीक है? और जैसे बायो बैंक होता है ना, वैसे जीन बैंक भी होता है। जीन बैंक में हम क्या करेंगे? तो सबके जीन को स्टोर करके रखेंगे। ये जीन बैंक हमारी कहाँ पे है? तो भाई दिल्ली के अंदर है, ठीक है? न्यू दिल्ली। डायबिटीज़ क्या होता है तो आपको पता है, क्रोनिकल मेटाबॉलिक डिसीज़ है, इसमें पैंक्रियाज़ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है या फिर
कम करते हैं, ठीक है। जिसमें नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। और जिसमें कम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। इंडिया में कौन सा डायबिटीज ज्यादा देखने को मिलता है, टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा देखने को मिलता है। इवन इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में ही टाइप 2 ज्यादा मिलता है। टाइप 1 है वो ज्यादा डेंजरस है और वो फेटल है, ठीक है। फिर है किसान कवच। किसान कवच, आप खुद कवच से सोचिए, कवच क्या होता है, वो जो हम पहन ले, ठीक है, अपने छाती वाती पे वो कवच होता है, ठीक है। तो अभी किसान का कवच क्या होगा कि वो अगर कहीं पे पेस्टिसाइड या कोई दवाई छिड़क रहा है अपने फार्म के अंदर, ठीक है, तो उसको वो सांस में ना चला जाए या फिर उनकी स्किन के ऊपर ना लग जाए, उसके लिए हमने ऐसा कुछ किट बनाई है जिसके अंदर ट्राउजर्स होता है, पुल ओवर होता है और फेस का एक मास्क होता है। बस इसी को बोलते हैं हम किसान कवच। ये किसने बनाया है, तो ब्रिक इन स्टेम ने बना है, बैंगलोर के अंदर जो है। इसको एंटी पेस्टिसाइड सूट्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो बना है ये किसके थ्रू बना है, तो ये ऑक्सिम फैब्रिक के थ्रू बना है। ऑक्सिम फैब्रिक जो होता है ना, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है कि उसके अंदर कोई भी केमिकल आप छिड़क दीजिए, वो केमिकल को अपने आप ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब अंदर नहीं जाएगा, खुद सामना कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ऑक्सिम फैब्रिक की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि भाई किसी भी पेस्टिसाइड या कोई भी केमिकल को वो ब्रेक डाउन कर सकता है, ओके। तो किसान कवच। अभी स्लीनेक्स, देखो नाम से ही पता चल सकता है, एसएल मतलब श्रीलंका, आईएन मतलब इंडिया और ईएक्स मतलब एक्सरसाइज। तो स्ली नेक्स्ट मतलब श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, अभी अभी हमने की है, इसलिए न्यूज में था। चलिए नेक्स्ट है सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल शरत। सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल शरत। शरत किसने बनाया है, तो बनाया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक्स सर्विस। मेन इसका काम क्या होता है, जैसा नाम बचा रहा है, सर्च एंड रेस्क्यू करने का ये काम करता है, ठीक है। ओके, ये जो हमें है इनकॉइज है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस, ये हमने कब बनाया था, तो 1999 में बनाया था। ये ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंदर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर काम करती है। अगेन इसका काम क्या होता है, तो जो ओशन है उसको सब ये मॉनिटर करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई हाई वेव्स कब आ सकती है, स्टॉर्म कब सर्ज हो सकता है, सुनामी की क्या चांसेस है, वार्मिंग कितनी हो रही है ओशन के अंदर, ये सब यही लोग देखते हैं। फिर हमारी न्यूज है गोलन हाइट्स। तो हमने बहुत बार देखा हो ये गोलन हाइट्स को, फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, नीचे ही देख लेते हैं, चलिए। तो देखो भाई, ये इजराइल का हम मैप बना लेते हैं, ये हमारा इजराइल है, यहाँ पे ऊपर एरिया में पड़ती है आपकी गोलन हाइट्स, ठीक है। गोलन हाइट्स, यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, मतलब गोलन हाइट्स को और इजराइल को सेपरेट कौन करता है, तो भाई यहाँ पे एक रिवर है, जो रिवर है जॉर्डन। जॉर्डन रिवर, जॉर्डन कंट्री भी है, जॉर्डन रिवर भी है, ये सेपरेट करता है गोलन हाइट्स और इजराइल को। फिर यहाँ पे ही नीचे आपका आता है सी ऑफ गलीली, सी ऑफ गलीली। फिर उसके आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपका आएगा डेड सी, ठीक है। फिर उसके भी नीचे आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आपका गल्फ ऑफ अकाबा। और यहाँ पे भी रिवर आती है, यहाँ पे रिवर आती है, उसको क्या बोलते हैं, यारमुक रिवर बोलते हैं, यारमुक, ठीक है। तो वही यहाँ पे एक जॉर्डन रिवर है आपकी, यारमुक रिवर है, ये रिवर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, काम आएगा आपको। रिवर, ऊपर यहाँ पे गोलन हाइट है, नीचे गल्फ ऑफ अकाबा है, और फिर यहाँ पे लेबनान पड़ता है, और लेबनान के साथ जो बॉर्डर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू लाइन, ठीक है। ब्लू लाइन किसके लिए, तो जो ब्लू बड़े बड़े होते हैं ना अपने बैरल, वो पानी भरने वाले बैरल, उनके थ्रू ये बनाई गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इसलिए ब्लू लाइन है। फिर यहाँ पे आपका पड़ता है गाजा, ठीक है। फिर यहाँ गाजा पे ही आपकी पड़ती है राफा बॉर्डर या फिर राफा कॉरिडोर, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके नीचे पूरा का पूरा इजिप्ट का पार्ट है, इजिप्ट का क्या पड़ेगा, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। तो बस दैट्स इट। और हाँ, यहाँ से बीचों बीच एक कैनाल पास होती है जिसका नाम क्या है, बेन गुरियन कैनाल। तो ये पूरा का पूरा आपका इसराइल हो गया, ठीक है। यहीं पे वही लिखा हुआ है कि गोलानाइट इन्होंने भाई 1967 में जो वॉर हुआ था तब जीत लिया था, और सारी कंट्रीज के साथ हुआ था, इसराइल ने सबके साथ जीत लिया था। और ये गोलानाइट पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर गोलानाइट में चढ़ते हो ना, तो यहाँ से सीरिया की कैपिटल जो दमास्कस है वो भी आपको दिख जाती है। तो आप सोचिए कितना एज मिलेगा, मिलिट्री एज, कि आपको कोई अटैक करना पड़ेगा ना, इजीली अटैक कर सकते हो, ठीक है। और इसराइल को तो फायदा है कि सीरिया वाले आएंगे तो उनके लिए एक हाइट्स होगी, वो चढ़ के आना पड़ेगा, तो वो अगेन दिक्कत है। तो ठीक है, तो ये रखा हुआ है अभी के लिए, सीरिया के पास है। बट क्या इसको इंटरनेशनली सबने बोल दिया है कि सीरिया का पार्ट है, नहीं, नहीं बोला है, ठीक है। चलिए
फिर लास्ट हमारी न्यूज़ है तुलसी गोड़ा। रिसेंटली तुलसी गोड़ा का देहांत हो गया है, इसलिए न्यूज़ में थे। ये जो तुलसी गोड़ा थी, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट थी और कौन-सी ट्राइब के थ्रू ये बिलॉन्ग करती थी? तो हल्लाकी ट्राइब से ये बिलॉन्ग करते थे। इनको ना पद्मश्री भी दिया गया था, क्यों? क्योंकि इनको बोला जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट, मतलब इनको फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ पता था कि हाँ, ये ऐसे होता है, इस तरीके से ये ट्रीट होता है, ठीक है? और साथ ही साथ दूसरा इनको बोला जाता था ट्री गॉडेस, कि मतलब देवी का स्वरूप इनको माना जाता था, ठीक है? क्योंकि इनको इतना सब नॉलेज था और इनका वो एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए रहते थे, इसलिए। और इनको भाई क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख जितने झाड़ को उगाया था और नर्चर किया था, तो आप खुद सोचिए कितनी अच्छी बात है। इसलिए इनको पद्मश्री भी दिया गया था, ठीक है? आपका काम क्या है, बस इनका नाम याद रखना है, तुलसी गौड़ा का, और ये कौन-सी ट्राइब के थे, तो हालाकी ट्राइब से थे। और साथ ही साथ अ, बहुत चांस कम है, बट अगर पूछा जाता है कि भई एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट या फिर ट्री गॉडेस किनको बोला जाता है, तो तुलसी गौड़ा को बोला जाता है, ठीक है? पॉसिबल है कि जो पीसीएस एग्ज़ाम हो उसमें ये पूछा जा सकता है। सो भाई दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही था। और आज के आपके क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।